हॉट इशू बलूचिस्तान खून आलूद है और इस पर हम बात करेंगे। पिछले हफ्ते बलूचिस्तान में 5 जगहों पर 5 अजला में एक वक्त हमले किए गए बहुत सारे, जिसमें एक वाक़े में सिर्फ 23 पंजाबी मुसाफिरों को उनके शनाख्ती कार्ड देख कर बसों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा मकरान डिवीज़न में भी, कोयटा में भी, खुजार में, गवादर में पिछले एक साल से बहुत सारे हम ऐसे वाक़यात देख रहे हैं दहशतगर्दी के, जिसमें दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो लसानी बुनियादों पर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक नाराज़ बलोच एलिमेंट है जो कि अभी भी आइन और कानून की बात करता है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही, उनके हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। करप्शन बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में और सियासी जो नुमाइंदगी होनी चाहिए, असल सियासी नुमाइंदगी, वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है बलूचिस्तान का वो मज़ीद गंभीर होता जा रहा है। जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ, इसने सिर्फ बलूचिस्तान को नहीं हिलाया बल्कि इसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। और उस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का ये बयान कि बलूचिस्तान तो एक SHO की मार है, ये बहुत ही लोगों का ख्याल है कि इनसेंसिटिव बयान है। हसास शख्स ऐसा बयान दे नहीं सकता। हमें ज्वाइन किया है आगा शाहजेब दुरानी साहब ने, जो सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। दुरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, आप भी ज़ाहिर है उस पर दुखी होंगे, हम भी हैं। हल किधर है? अगर हम जब तक असली अवामी नुमाइंदों को वहाँ इक़्तिदार नहीं देते, क्या ये खून का सफ़र, खून के दायरे का सफ़र जारी रहेगा इसी तरह? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो। जी, ये कुछ दिन पहले 26 अगस्त की रात को एक बड़ा दिल खराश वाक़या जो है वो पेश आया, जिसमें काफ़ी सारे जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो है वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी कंडक्ट हुई और उसमें हम सिविलियंस भी शहीद हुए, कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग थे, कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के भी थे। अफसार साहब, इस मसले को देखने के लिए बाकायदा जंग लग रही थी जिस लेवल पे ये हुआ है, और बैरूनी इमदाद के बगैर ये शायद मुमकिन भी ना हो। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि सबको देखने के लिए ये आज का एक मसला नहीं है। देखें, बलूचिस्तान में ये वाक़यात पिछले 2 साल से स्पेशली, वैसे तो पिछले 5 साल से, लेकिन पिछले 2 साल से कुछ ज़्यादा उरूज पे आ गए हैं। तो इस मसले के हमें तह में जाना पड़ेगा। जी देखें, जिस तरह आप जब तक आप किसी मसले का डायग्नोसिस नहीं कर सकते कि जी वो बीमारी है क्या, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं करते, आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से उसका हल नहीं निकाल सकते। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि ना इतना वक्त हमारे पास है, और मैं सिर्फ आपको एक रीसेंट हिस्ट्री से इसकी जो है ना वो कहानी शुरू करता हूँ कि आप ये देखें कि जब बुगटी साहब का इंसिडेंट होता है, मैं मतलब पिछले 20 साल की बात कर रहा हूँ, पिछले 20 साल या 20-25 साल में जब ये आपका 5th वेव इंसर्जेंसी की आई है, तो आप ये देखें कि ये तो एक तो वैसे ही मुख्तलिफ थी बाकी पिछले 4 वेव से, लेकिन आप इसमें देखें पिछले 25 साल से एक कांस्टेंट नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, जहन साजी की जा रही थी हमारे यूथ की। देखिए, हम यूथ की बात करते हैं तो यूथ जो है वो पाकिस्तान की 65% है और इसी तरह बलूचिस्तान की भी 65% है। बलूचिस्तान में ये 65% तकरीबन कोई 78 लाख की आबादी बनती है। तो इस 78 लाख को, जिसको हम जनरेशन Z कहते हैं, जो 90 की दहाई में पैदा हुई है, ये जनरेशन, इस जनरेशन को 25 साल सुबह दोपहर शाम रात एक ही बात जो है ना उनकी कांस्टेंट नैरेटिव बिल्डिंग की बम्बार्टमेंट हुई इनके ऊपर। बल्कि हम मार्केटिंग साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ करते हैं, हम कहते हैं पोजीशनिंग, कि आपने आपके जहन में जो है ना वो, जिसको हम ब्रेन वॉशिंग कहते हैं, या जहन में वो बात डाली जाती है कि चादर चारदीवारी की पामाली, साइल वसाइल की लूट मार, आपके जो है ना वो असासे वो ले गए हैं, रेकोडेक ले गए, गवादर ले गए, आपको लूट लिया, आपके हक अदा नहीं किया जा रहा। तो जो आज की यूथ जो कि वहाँ पे 78 लाख, इनमें इससे ज़्यादा पिछली हिस्ट्री मौजूद नहीं है। अब वो तो यही समझते हैं कि जी हम तो हमेशा से जो है ना वो, अच्छा इसकी वजह से हुआ क्या, 2013 में हालात इससे कहीं ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन 2013 के बाद इन प्रिंसिपल एक डिसीजन हुआ जिसमें हुकूमत वक्त ने एक क्लेंजिंग का, एक सैनिटेशन का जो है ना वो प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें काफ़ी हद तक हमारे जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग शहीद हुए। लेकिन 2018 तक काफ़ी हद तक इस मसले पे कंट्रोल पाया गया, और ये जो टेररिस्ट बैंड आउटफिट्स थे, इनके लोग थे, इनको
एक तरह से जो उनकी गिरफ्त थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और वो भाग के जो कोई कुछ ईरान चले गए, कुछ अफ़गानिस्तान चले गए और कुछ जो है वो हाइबरनेशन में चले गए। और अक्सर ये जो हम कह सुनते हैं जो मिसिंग पर्सन, ये पिछले दिनों में आपको अंदाज़ा होगा ये बेला के हमले में जो है वो एक शख्स जिसकी ढंडोरा पीट रहे थे कि मिसिंग पर्सन, वो खुद इन्हीं एक टेररिस्ट ग्रुप में से जो है वो मारा गया। तो 2018 तक बड़ी जो है ना क्लेंजिंग हुई। अच्छा, इस सारे आपको अंदाज़ा होगा कि जब भी इस तरह की कोई मसले मसाइल या टेररिस्ट की इस तरह की एक्टिविटी होती है, इस तरह के मूवमेंट के लिए हमेशा से आप देखें पहले आपका जो फेज़ जो पहला आता है वो हमेशा क्लेंजिंग का आता है, वो आपकी सैनिटेशन का होता है, इरिडिगेशन का होता है, उसको एलिमिनेशन का। उसके बाद आपका जो सेकंड फेज़ आता है दैट इज़ रीबिल्डिंग एंड एम्पावरिंग। अब रीबिल्ड 18 तक तो ये होता रहा। अब 2018 में हम सबको पता है जो शख्स इस वक्त कोर्ट मार्शल फेस कर रहे हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की और इलेक्टेड हुकूमत को बलूचिस्तान में उन्होंने गिरा दिया। उसके बाद एक रातों रात एक पार्टी बनी, फिर उसके बाद एक क्योंकि पॉलिटिकल सर्कल्स में भी एक इनसिक्योरिटी आ गई कि आया कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। मैं सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, थोड़ा सा आपकी याददाश्त के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिसका कोर्ट मार्शल हो रहा है उसका नाम तो है जनरल फैज़, लेकिन जो बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई गई और उसके बाद वहाँ पे जो कोर कमांडर थे उस वक्त के और उसके बाद जो कोर कमांडर आए, क्या उन्हें नहीं पता था कि मुल्क के मफाद में क्या चीज़ है ये? सैनिटेशन के बाद अब रीबिल्डिंग चाहिए। तो 2018 के बाद से जो कुछ होता रहा, प्रोपेगेंडा की आपने बात की है शुरू में, प्रोपेगेंडा पे किन का कब्ज़ा था? कौन प्रोपेगेंडा को कंट्रोल कर रहा था? कौन इस रियासत को यरगमाल बना के बच्चों के जहनों में नफ़रत भर रहा था या उसको काउंटर करने की जिम्मेदारी किसकी थी? उनके खिलाफ तो कार्रवाई कोई नहीं हुई अभी तक। आप नहीं समझते उनको भी कटहरे में लाना चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है और ये सबके खिलाफ होना चाहिए और सबके जो इसमें इन्वॉल्व थे उन सबको लाना चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि ये आपने कहा ना इसमें हल या इसमें ये मसला क्यों है। देखिए उसके बाद एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बाद एक गवर्नेंस का एक इशू आया, उसमें एक बैड गवर्नेंस की जो है ना वो लहर चली। जाम साहब जब तक मौजूद थे तो फिर भी कुछ बेहतर हालात थे, लेकिन उसके बाद जब फिर से जो है ना जनरल फैज़ ने जो है ना एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की और एक और शख्स को हमारे जो है ना वो बिजंजर साहब को वो ले आए और हुकूमत बनाई, तो उनके बारे में तो आपको पता है वो एक बड़ा बैड गवर्नेंस का पीरियड था। अब इस बैड गवर्नेंस के पीरियड में वैसे ही जो है वो लोग कुछ खफा थे, हमारे जो सिविलियंस थे, जो जिनकी नैरेटिव कांस्टेंट बम्बार्टमेंट हो रही थी, जिनको वर्गलाया जा रहा था। अब इस बैड गवर्नेंस के पीरियड में जो हाइबरनेट कर रहे थे ये इंसर्जेंट्स, ये सब नेशनलिस्ट थे, ये दोबारा जो अपने आप को रीस्ट्रक्चर करके अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करके ये दोबारा से हमारे शहरों की तरफ बढ़े और फिर से इन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की। अच्छा, जब इन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की तो अब आप आहिस्ता आहिस्ता देखिए ये एक वैसे ही एक नर्सरी बन चुकी थी 25 साल से कॉन्स्टेंटली। जिस नौजवान की उम्र 26 साल 28 साल है उसे एक ही बात बताई जा रही है, तो उनकी तरफ से भी सिंपैथीज बढ़ती गई इनके लिए। जब सिंपैथीज बढ़ती गई तो ये भी एक फ्रंट फुट पे आके इन्होंने जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ शुरू करना ये शुरू की अपनी। अब आपने कहा जी इसमें हल जो है वो यही है कि जब तक देखिए पहले तो आपने इरिडिगेशन और फिर से वो एक सैनिटेशन का प्रोसेस शुरू करना है। मैं सैनिटेशन का प्रोसेस कैंसर की बीमारी से तो ये क्या अब मैं हमेशा से इसके जो है वो सैनिटेशन करते हैं पूरी कौम। मैं इसकी मिसाल हमेशा से कैंसर से देता हूँ कि मैं सवाल कर लूँ, जब किसी को कैंसर का मरीज हो, कैंसर की बात ही कर लेते हैं, कैंसर की बात कर लेते हैं। कीमो की गई आप कह रहे हैं 2013 से 18 तक, फिर ऐसे लालची लोग आ जाते हैं, करप्ट लोग आ जाते हैं जो सारी सैनिटेशन की के किराए पे पानी फेर देते हैं और फिर घर चले जाते हैं, आराम से याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो कौम सफ़र करती रहे, कौम उनकी, मैं क्या मेरे मुंह से लफ्ज़ कोई और निकलने लगा था, उनकी इस बदनीयती का खमियाजा कौम भुगतती रहे। कब तक भुगतती रहे? आप इसका जवाब दें। और क्यों भुगते? अफसर साहब यही तो हमारा अलमिया है। देखें यहाँ पे तो हम सिर्फ बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, आप ये देखें कि हम केपी की बात कर रहे थे कि जिनसे ये तालिबान वापस कैसे आई यहाँ पर, कौन उन्हें रीसेटलमेंट किसने की उनकी, जो हमने वॉर ऑन टेरर 20 साल हम लड़ते रहे, उस वॉर ऑन टेरर के में जो हमने जितने हम ऑलमोस्ट कोई 70,000 हमारे जो है लॉ इन्फोर्समेंट सिविलियंस जो है वो शहीद हुए। तो
यही तो एक हमारा एक अलमिया है कि जिसमें हम एक शख्स आ जाता है, वो शख्स जो है ना मुल्की मफाद तो बहुत दूर की बात है, मतलब वो तो बदनीयती पे मबनी थे। यही तो हम कह रहे हैं कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एंड इट्स एक अच्छी पेशरफ्त है कि एक इंस्टीट्यूशन ने अपनी अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दी है और अपने घर से शुरू किया उन्होंने ये अकाउंटेबिलिटी। और यही होती, देखिए जब तक जो लोग इन तरह के इंसिडेंट्स के लिए, इस तरह के वाक़यात के लिए और इस तरह के एक्टिविटीज़ के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उन्हें कटहरे में खड़ा करना चाहिए, उन पर जिम्मेदारी आयद करनी चाहिए। अब हल क्या है? चलें, अकाउंटेबिलिटी एक हल हो गया। अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मुख्तसरन बताइएगा, आखिरी सवाल है, हल क्या आप समझते, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? खाली सैनिटेशन से तो बात नहीं बनेगी। अब साहब मैं वही आपको बता रहा था ना कि ये मैं इसकी हमेशा तशबीह देता हूँ कैंसर से। इसका बड़ा साइंटिफिक एक तरीका है। जब आपको किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो सबसे पहले आप उसकी सर्जरी करते हो उस हिस्से की, तो आपको उस सर्जरी के लिए सैनिटेशन करनी पड़ेगी, उस हिस्से का रिमूवल, उस कैंसर की जो है ना रिमूवल बहुत ज़रूरी है, जिसको हम हमेशा से, जिसको हम एलिमिनेशन का या एक सर्जिकल स्ट्राइक का जो है ना वो या सर्जिकल ऑपरेशन की बात करते हैं। उसके बाद जो फेज़ 2 है, अगर आपको पता होगा तो जिस तरह एक कैंसर पेशेंट में कीमो की जाती है, उसी तरह आपको जो वो कहते हैं जी आपने अगले 6 महीने या 8 महीने या साल आपने कीमो करनी है। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जो कोई बाकी मानदा कोई सेल्स कीमो के मौजूद हैं, कोई इंसर्जेंट्स मौजूद हैं, कोई एक्टिविटी उनकी है, तो आप उनको बिल्कुल ही इरेडिकेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन इसके बाद इसका थर्ड फेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, वो है आपकी देखें इम्यूनिटी रीगेनिंग करना। कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टेररिज्म से नहीं लड़ सकती। टेररिज्म से लड़ना कौम मिन हौसल कौम हम सब ने लड़ना है। वो सिर्फ दहशतगर्द से लड़ सकते हैं, उनको एरेडिकेट कर सकते हैं, बट दहशतगर्दी से नहीं। तो हमारी जो 78 लाख की जो यूथ है, उसको आपने एजुकेट करना है, आपने उन्हें एक्सपोजर देना है और आपने उनको एम्पावर करना है, क्योंकि तब ही इनके जहन से ये बात निकलेगी कि हमारे साथ कोई। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया आगा साहब हमसे बात करने का। और आपने सुना कितनी दुख भरी कहानी थी और एक ऐसे ग्रोह की जो खुद गर्ज था, लालची था और पैसे की लालच में अंधा था, मुल्क के मफाद को नहीं देखा, अपने ज़ाती और ग्रोही मफाद को देखा। हमारा अगला सेगमेंट एडिटोरियल इसी पर होगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और हमारा आज का एडिटोरियल है बलूचिस्तान पे कि वहाँ बाप के थप्पड़ की ज़रूरत है या माँ की मोहब्बत की या माँ की जप्फी की जिसे कहते हैं। और इसका ख्याल हमारे दिल में इसलिए आया और एडिटोरियल आज का इसलिए है कि माहरंग बलोच जो ब्लॉक यकजहती कमेटी की को हेड करती हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग आवर स्टांस ऑन द वायलेंस अगेंस्ट अनआर्म्ड सिविलियंस इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में गैर मुसल्लह सिविलियंस के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उस पर जो तनकीद हुई है, मैं ये ट्वीट मेरा उसके बारे में है। और उन्होंने अपनी कमिटमेंट शो की है कि वो पुरअमन एक्टिविस्ट हैं और पुरअमन जद्दोजहद करते हैं और उन्होंने इसकी मुखालफत की है किसी भी किस्म की तशद्दुद की, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी नस्ली, लिसानी या सियासी ग्रोह या मजहबी ग्रोह से हो। और उन्होंने कहा है कि और उन्होंने एक हल भी तजवीज़ किया है अपने ट्वीट में। उन्होंने कहा है कि इसका हल ये है कि बलूचिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो और जो लोग ताकत में हैं उनको वो ये नहीं चाहते क्योंकि इससे उनकी जो ग्रिप है इक़्तिदार पे वो मजबूत रहती है। उनके इस ट्वीट के बाद एक बहस शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का ज़माना है। और जैसे कि अभी आपने सुना एडिटोरियल से पहले हमारे हॉट इशू में आगा शाहज़ेब दुरानी जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, उन्होंने कहा कि पिछले 25 साल में जो एक नस्ल आई है और जिसकी तादाद सिर्फ 78 लाख है, ज़्यादा नहीं है, बलूचिस्तान के 78 लाख नौजवान, उनको जिस तरह उनके जहन को गंदा किया गया और जिस वक्त उनके जहन को गंदा पंजाब के ख़िलाफ़ किया जा रहा था, उस वक्त पंजाब में ताकतवर लोग पंजाबी जहन को भी ख़राब कर रहे थे। लेकिन रियासत के पैसे से, वो रियासत का पैसा और वो रियासत के रिसोर्सेज जो बलूचिस्तान में नौजवानों को उनका जहन सही करने पे ख़र्च किया जाना चाहिए, तो वो यहाँ ख़र्च किए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि 2013 से 18 तक
वहाँ स्टेबिलिटी आ गई थी, सैनिटाइजेशन हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल मालिक का 2.5 साल का अरसा वहाँ इक़्तिदार का बहुत अच्छा था। लेकिन फिर फैज़ आ गया, फैज़ के साथ उसके चेले आ गए, और उस ग्रोह ने, जिस ग्रोह के अभी भी कुछ लोग बहुत पुरसकून ज़िंदगी और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने बलूचिस्तान को तबाह किया। उनके लालच ने, वो सोने के बछड़े के पुजारी जो अपने पैसे की खातिर, अपने ग्रोही और ज़ाती मफाद की खातिर, जिन्होंने बलूचिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, करप्ट लोगों को ला के बलूचिस्तान की हुकूमत में बिठाया, उनको सपोर्ट किया, उनको चलाया, और आज बलूचिस्तान में जो खून है उनके हाथों पर भी है, उस पूरे ग्रुप के हाथों पर भी है। और ये बलूचिस्तान का जो खून है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है। इसने पाकिस्तानियों को हिला दिया है, और अगर पाकिस्तान को बचाना है, बलूचिस्तान को वापस कौमी धारे में लाना है, तो उन लालची और ख़ुद गर्ज लोगों को, जिन्होंने बलूचिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, जिन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को उनके असल हुक्मरानों से महरूम रखा अपने ज़ाती लालच के लिए, गर्ज के लिए, उनको कटहरे में लाया जाए। इन 78 लाख बलोच नौजवानों को तालीम दी जाए, रोज़गार दिया जाए, एम्पावर किया जाए, और इनको कौमी धारे में वापस लाया जाए, रूल ऑफ लॉ कायम किया जाए बलूचिस्तान में, तब भी सबके ज़ख्मों पर मरहम होगा। वरना वो लालची लोग, वो खुद गर्ज लोग, वो ताकतवर जो जा चुके हैं इस मुल्क का खून निकाल के, वो तो सुकून से रहेंगे, ये मुल्क सुकून में नहीं रहेगा।